नाउ इसको आप अलाउ कर दें, स्टार्ट कर दें। जी अच्छा नवीद भाई, सबसे पहले हमने जो है वो आप जी इसका जी हमने बैकग्राउंड अपने VMware ब्रेन की में रखें कि हम कर क्या रहे हैं। मशीन क्रिएट बेसिकली की थी, आपके तो हमने पास हो। हाँ हाँ जी जी मशीन क्रिएट की थी, इसको रैम माउंट असाइन पॉइंट्स की वगैरह थी, बनाए हार्ड थे। ड्राइव असाइन की थी, और फिर उस माउंट पॉइंट्स बनाए थे इंस्टॉलेशन के लिए। बिल्कुल जी, हम इस पे अपना अच्छा नवीद भाई, ये जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली पुटी टूल है, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी ठीक लाइनक्स है की मशीन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में आप जब भी ठीक है आपको जब इंशाल्लाह जॉब मिलेगी, तो आप जो पुटी से, एक्स मैनेजर से, डिफरेंट टूल से आप इसमें लाइनक्स की मशीन को कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करने का तरीका देख लीजिए। आपने कनेक्ट किस तरह करना है, आपने जी ठीक मशीन के अंदर जो है वो आपको वो आईपी भी बताएंगे सिस्टम वाले कि ये आईपी आप यूज़ करें। वैसे हम इफ कन्फिग की कमांड से जो है वो आईपी चेक कर लेते हैं कि हमारी मशीन को आईपी कौन सा असाइन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है हमारी मशीन का। ये देखिए इफ कन्फिग मैंने किया है, हमारे पास ये आ गया ठीक है, IF कॉन्फ़िग से हमें IP पता चल 192.168.245.1। गया। जी ठीक हो गया। ठीक है अच्छा जी, हमारा आईपी है आप खुद इस पे 192.168 19 आप टाइप करें, मैं आपको बताता हूँ। जी 192 192। टाइप नहीं हो रहा। अब आ गया जी। .245.128 192.168 डॉट 245। जी अच्छा, जी अभी यहाँ पे हमने दिया आईपी, ठीक है। नॉर्मली लाइनक्स की मशीन का जो पोर्ट हम यूज कर रहे होते हैं वो 22 यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आवाज ये नहीं आ रही अजीम 22 भाई, यूज आवाज कम हो होता गई, माइक दूर हो गया आपका। है। जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो है वो लाइनक्स की पोर्ट जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे होते हैं वो 22 होती है, ठीक है। ये 23 भी हो सकती है, 24 भी हो ठीक है सकती है, 25, 26 कुछ भी समथिंग हो सकती है, ठीक है। इस और बाय डिफॉल्ट जो आती है वो 22 आती है, ठीक है। हम इसको ठीक है बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम SSH कर रहे होते हैं। कोई आपको कहे ना, कहेगा कि ठीक है यार मशीन को हमने लाइनक्स की मशीन को जो है वो हमने किस तरह एक्सेस करना है। आप कहेंगे आप ठीक मुझे उसका आईपी बताएं और पोर्ट बता दें जो क्या है, और मैं उसको SSH करके जो है वो कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये देखें हमने आईपी लिख दिया, पोर्ट बाय डिफॉल्ट 22 आ गई। कर क्या रहे हैं, ये देखें ऑप्शन SSH का है, ठीक है। जी ठीक है अब आप इसको कर देंगे ओपन, करें क्लिक। जी अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि तुमने किस यूजर से लॉगिन करना है, तो हम यूजर उसको देंगे कि हमने लॉगिन करना है ओरेकल यूजर से। ठीक है ओरेकल आ गया, और पासवर्ड भी इसका हमने ओरेकल रखा हुआ था। ये देखें अब हमारा जो काम इधर, जो टर्मिनल हमारे पास ये था, हमने उसको बाहर से एक्सेस कर लिया यूजिंग पुटी टूल। ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस मशीन के अंदर जो है वो मीडिया माउंट करेंगे। मीडिया माउंट करने का मतलब ये है कि हम अब जो डेटाबेस का हमारा मीडिया है ना, हम बेसिकली डेटाबेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो मीडिया हम इस मशीन के लिए एक्सेसिबल करवाएंगे। ठीक है
You're coming out of the door for you. You already got 40. You did? Okay, cool. अच्छा बंदा मैंने कहा मुझसे हमेशा बात नहीं करती आपसे I told you that he was happy. अच्छा, उसके लिए नवीद भाई हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसके VMware को मीडिया टूल को इंस्टॉल करने के लिए। मीडिया बेसिकली VMware टूल्स के लिए नहीं, बेसिकली हम जो है ना वो डेटाबेस की फाइल्स को इस मशीन के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है एक और टूल यूज करते हैं, करेंगे। जिस तरह हमारे पास पुटी है ना, इस तरह हमारे पास टूल मौजूद होता है एक्स मैनेजर। ये डिपेंड जी करता है, आप पुटी यूज करना चाहते हैं पुटी कर लें, लेकिन पुटी की अच्छा लिमिटेशन है। मतलब अगर आप देखें हम पुटी के थ्रू इसमें फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम एक्स मैनेजर को यूज करेंगे। ठीक है। We do have the article called something. नवीद भाई मैंने ट्रांसफरिंग पे लगा दी है अपनी तरफ से तो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब तक ये हमारे पास आता है, ट्रांसफर होता है, हम जो है वो तब तक जो है ना अपना थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, अब नवीद भाई आपको आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? जी जी अजीम भाई आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ओरेकल डेटाबेस बेसिकली है क्या, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारा इंस्टेंस होता है और एक हमारी डेटाबेस होती है, ठीक है। ये मैं नोट्स ठीक आपके है साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक ठीक है। है। वन पार्ट जी जी। विच इज इन मेमोरी, कोई कुछ जो चीजें आप पार्ट, मुझसे पूछते भी रहिएगा, मैं आपको अगर मुझे पता होगा मैं आपको बताता रहूंगा। और थोड़ा आपको मेरे बारे में भी आइडिया होता रहेगा कि मुझे भी उस चीज के बारे में पता है या नहीं। और क्विकली फिर आप भी ठीक है, बताते रहिएगा। ठीक है। डेटाबेस के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो कि मेमोरी में मौजूद है, जो ठीक है पार्ट मेमोरी में होता है इसको इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। और ठीक है दूसरा पार्ट जो कि डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है वो है हमारी डेटाबेस, ठीक है। अब ठीक है। मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। मेमोरी के अंदर हमारे पास एक तो होता है SGA, शेयर्ड ग्लोबल एरिया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता जी है PGA, विच फॉर यूजर प्रोसेसेस को एंटरटेन जो करता है वो PGA करता है। मैं ये दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा अब, ठीक है। SGA क्या है बेसिकली? SGA जो है ना वो कन्फिगरेबल एरिया है, आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। SGA के अंदर हमारे पास लार्ज पूल आ जाता है, जावा पूल आ जाता है, लाइब्रेरी कैशे आ जाता है, शेयर्ड पूल आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास डेटा डिक्शनरी कैशे है, लाइब्रेरी कैशे है, एंड अदर कंपोनेंट्स भी है, ठीक है। ये मैं एक एक कंपोनेंट
हम डिस्कस करेंगे, जी ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग में है तो हम इसको थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। एसजीए जो है वो हमारा कॉन्फ़िगरेबल एरिया है। कॉन्फ़िगरेबल एरिया का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लार्ज पूल का साइज हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस के पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। जावा पूल का साइज हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एसजीए का साइज हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब है कि ये कॉन्फ़िगरेबल एरिया है, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होती है? जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं पैरामीटर फाइल के अंदर, ठीक है। डेटाबेस की जो ठीक है। पैरामीटर फाइल है उसको हम बोलते हैं पी फाइल, ठीक है। अच्छा जी, ठीक अब है। इसमें दो टाइप है, ठीक है। एक होती है एसपी फाइल, ठीक है, और एक होती है सिंपल पैरामीटर जी फाइल, ठीक है। एसपी फाइल की ठीक है। एक्सटेंशन एक होती सिस्टम है एसपी पैरामीटर फाइल फाइल और एक हब। पैरामीटर फाइल। हाँ जी, एक सर्वर पैरामीटर फाइल होती है, एसपी फाइल उसे बोलते हैं, ठीक है, और एक सिंपल पी फाइल होती है जिसे हम हम्म। पी फाइल ही नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। अब पी फाइल और ठीक है। एसपी फाइल में क्या फर्क है, ठीक है। एसपी फाइल और पी फाइल में ये फर्क जी है कि जो एसपी फाइल है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, कि मतलब हम उसको अगर उस फाइल को मोर करें तो हम उसके कंटेंट्स जो उसके अंदर है उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल पी फाइल को पैरामीटर हम पढ़ फाइल है, नहीं सकते, या एसपी फाइल को नहीं पढ़ सकते। एसपी फाइल को हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो हमारी ठीक है। नॉर्मल पैरामीटर फाइल है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, उसके अंदर चीजें एंटर मतलब कोई पैरामीटर डाल भी सकते हैं, एडिशन डिलीशन उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। एसपी फाइल की प्रायोरिटी पैरामीटर फाइल से ज्यादा है। प्रायोरिटी क्या है? अब प्रायोरिटी किस चीज के लिए ज्यादा है? हम्म। डेटाबेस जब भी स्टार्ट होगी, ठीक है, अगर पैरामीटर जी फाइल अगर एसपी फाइल मौजूद है ना, ठीक है, ओरेकल होम के अंदर, जी तो वो एसपी फाइल को कहेगा कि जी। मैं तुमसे स्टार्ट होऊंगा, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर पैरामीटर ठीक है। फाइल भी होम में पड़ी हुई है, एसपी फाइल भी पड़ी हुई है, तो वो पहले रीड किसको करेगा, किसके थ्रू स्टार्ट होना चाहेगा? वो एसपी फाइल के थ्रू चाहेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको मैन्युअली ठीक है। चेंज भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी डेटाबेस पी फाइल के थ्रू चले, तो आप उसको जी डेटाबेस को जब स्टार्ट करते हो उसके अंदर पाथ दे देते हो कि स्टार्टअप डेटाबेस, आगे पाथ दे देते हो कि तुम पी फाइल से चलो, ठीक है। तो हम जो है वो पी फाइल ठीक से है। क्यों चलाते हैं? जब ओरेकल ने कहा है कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो एसपी फाइल है, तो तुम पी फाइल से क्यों चला रहे हो? इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि एसपी हम्म। फाइल को आपको पता है कि हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम फाइल को छेड़ते नहीं है, वो उसमें करप्शन आ जाती है। ठीक तो है। हम क्या करते हैं कि ठीक है। डेटाबेस हमारी चल रही है, हम एसपी फाइल से पी फाइल क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली एक दूसरे का रेप्लिका हम्म। होती हैं, ठीक है। एसपी फाइल से हम ठीक पी है। फाइल क्रिएट करते हैं, पी फाइल हमारे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पी फाइल के अंदर हम हम्म। पैरामीटर्स चेंज करते हैं, अपनी डेटाबेस को पी फाइल से स्टार्ट करते हैं, देन अपनी पी फाइल से हम्म। अगेन एसपी फाइल बना देते हैं, ठीक है। देन डेटाबेस को शट डाउन हम्म। करके एसपी फाइल से जब हम नॉर्मली स्टार्टअप करेंगे तो वो एसपी फाइल से चल जाएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा जी, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने अपनी एसपी फाइल से हमारी डेटाबेस चल रही है, ठीक है, तो हमने एसपी फाइल के अंदर चेंजेस करने हैं, तो हम उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं? अब हम उसको वीआई तो कर नहीं सकते, ओपन तो कर नहीं सकते, पढ़ तो सकते नहीं है, तो हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं एसक्यूएल प्लस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके। मैंने उस दिन बताई थी कि एसक्यूएल प्लस क्या करता है। एसक्यूएल प्लस बेसिकली एक यूटिलिटी है जो कि डेटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करती है, ठीक है। जब हम ये डेटाबेस ठीक है। क्रिएट कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम कनेक्ट करते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। अगर हमने एसपी ठीक फाइल है। के बिल्कुल अंदर कोई सही। भी चेंजेस करने हैं तो हम एसक्यूएल प्लस के थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर हमने पी फाइल के अंदर ठीक है। करनी है तो हमें मैन्युअली जाके उस पी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, मैन्युअली उसके अंदर एक एंट्री डालनी पड़ेगी, सेव करना पड़ेगा, और देन हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। कुछ पैरामीटर्स बेसिक हम देख लेते हैं कि हमारी पैरामीटर फाइल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, इंपॉर्टेंट हम देख लेंगे, ठीक है। डेटाबेस जी के ठीक अंदर है। एक पैरामीटर, डेटाबेस के अंदर एक जिस तरह हमारे पास पैरामीटर फाइल सबसे पहले हमने डिस्कस कर ली, उसकी दो टाइप्स हमने कर ली, ठीक है। और कौन सी फाइल हमारे डेटाबेस के जी अंदर होती है? और एक और एक दूसरी फाइल हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल फाइल, ठीक है।
कंट्रोल फाइल जी। बेसिकली क्या करती है, कंट्रोल फाइल पूरे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हमारी कंट्रोल फाइल के पास मौजूद होती है, ठीक है। कि हमारी डेटाबेस की स्टेट इस टाइम, फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस चल रही थी, ठीक है, एप्लीकेशन उसके साथ कनेक्टेड है, एप्लीकेशन डाटा थ्रो कर रही है, चेंजेस हो रहे हैं डीबी के अंदर, ठीक है। तो वो चेंजेस अपने पास कौन सेव रखता है, वो कंट्रोल फाइल रखती है। कंट्रोल फाइल को पता है कि मैंने अपनी डेटाबेस को कैसे चलाना है, मेरी डेटाबेस की इस टाइम कौन सी स्टेट है, किस जगह पे मौजूद है, डेटा फाइल्स की क्या स्टेट है, ठीक है। कंट्रोल फाइल, और ठीक कंट्रोल है। फाइल का ठीक है। हमारे पास डेटाबेस के अंदर दो कंट्रोल फाइल्स आती हैं। जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना हम, डीबीसी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैनुअली भी, तो हमारे पास दो कंट्रोल जी फाइल्स जी। आती हैं, ठीक है। लेकिन वो एक को पढ़ के उसके थ्रू जो है वो डेटाबेस को पूरा ऑपरेट कर रहा होता है। दूसरी आ गई कंट्रोल फाइल। ठीक है। कंट्रोल फाइल का पैरामीटर हमारे पास कहाँ मौजूद होगा, डीबी का जितना भी पैरामीटर है वो सारे या तो एसपी फाइल में मौजूद होंगे, ठीक है, या अगर हमने एसपी या फाइल से पी पी फाइल फाइल में होगा। बनाई है तो पी फाइल में होंगे, ठीक है। कंट्रोल फाइल का पैरामीटर भी किसमें ठीक होता है। है, पी फाइल या एसपी फाइल या में, पी में ही है। डिपेंड करता है किससे। ठीक है। हाँ जी, डिपेंड करता है आपका इंस्टेंस किससे चल रहा है। नॉर्मली रिकमेंडेड ठीक है, ये है कि बिल्कुल। आप जो भी अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं मैनुअली तो आप पी फाइल से करके, लेकिन आपका डेटाबेस प्रायोरिटी ये है कि आप एसपी फाइल से ही चलाएं, ठीक है। अच्छा ठीक जी, है। और इसके कंपनीज अंदर वगैरह हमारे में पास आमतौर पे जो सेटअप हुई भी होती है डेटाबेस, वो एसपी फाइल के थ्रू ही डेटाबेस जो है वो स्टार्ट होके चल रही होती है। एंटरटेन कर रही होती है, बिल्कुल। अच्छा जी, ओके। और हमारे पास डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइल होती है, हमारे पास एक क्विक डेटा सवाल है फाइल। जी, मैं सॉरी। तो आपने बोला है जी, कि रीजन बस खाली यही है एसपी फाइल की कि वो जो है वो चेंज नॉन चेंजेबल होती है, इसलिए कंपनी बिल्कुल। उसको प्रेफर करती है कि वो एसपी फाइल के जरिए इंस्टेंस स्टार्ट हो, या कोई और रीजन है कि वो एसपी फाइल से ही जो है वो एक स्टार्ट तो हमेशा उसका करना चाहते हैं? एक तो उसका फायदा, क्योंकि वो रीडेबल नहीं है तो हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है। और ठीक है। ओरेकल ये कहता है कि तुम एसपी फाइल को तुमने नहीं छेड़ना, और कुछ चीजें ओरेकल ने अपने पास एज अ कंप्लायंस रखी हुई है, ठीक है। होता उसमें ठीक वही है। कुछ ही है जो कि पैरामीटर जारी बात है, हमें पता है हम डेटाबेस क्रिएट करें, हमने ट्यूनिंग करनी है, हमें पता होता है कौन कौन सा पैरामीटर है। लेकिन ठीक है। उसकी प्रायोरिटी ओरेकल अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी हाई रखी हुई है कि एसपी फाइल जो है ना उससे इंस्टेंस हमारा चलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने पी फाइल से चलाया हुआ है, ठीक है, तो हम्म। कोई भी फर्क करें डेटाबेस क्रैश होगी तो वो ओरेकल सपोर्ट वाले कहते हैं हमें पैरामीटर फाइल शेयर करें। तो वो ये भी चेक करते हैं कि तुमने पी फाइल से क्यों चलाया, जब हमने आपको कहा है रिकमेंडेड है, हमने ये कह दिया कि आप एसपी फाइल से चलाएं तो आप एसपी फाइल से ही इसको चलाएं। वैसे ठीक अगर है। ई फाइल से भी चला दें तो इशू कोई भी नहीं है, इशू कोई भी नहीं है। बस दोनों में सही। एक सिंपल आप फर्क ये नोट डाउन कर लें अपने पास कि एसपी फाइल हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है, और पी फाइल इज जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास एक और फाइल आती है, हमारे पास आती है डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स में जी। बेसिकली क्या मौजूद होता है, डेटा फाइल्स के अंदर हमारे पास डेटा, हमारे पास जो जितना भी डेटा है डेटाबेस के अंदर वो हमारे पास डेटा फाइल्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है, और वो डिस्क के ऊपर पड़ी होती हैं, ठीक है, मेमोरी में नहीं होती, ठीक है। ठीक है। डेटा फाइल्स का आपको पता चल गया जिसके अंदर डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी। आती हैं रीडू लॉग फाइल्स। रीडू लॉग फाइल्स क्या है, जी। डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, डेटा जो है वो डेटा फाइल्स के अंदर सेव हो रहा है और एकल के एल्गोरिदम के मुताबिक, ठीक है। लेकिन जो डेटा अभी डेटा फाइल्स के ऊपर राइट नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी चेंजेस मेमोरी के अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो बेसिकली रीडू लॉग फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो डेटा फाइल्स के अंदर कब राइट होते हैं, डेटा फाइल्स के अंदर वो तब राइट होते हैं, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर चेंजेस जब एक डेटाबेस के अंदर चेक पॉइंट अकर होता है। चेक पॉइंट ये मेक श्योर करता है कि हाँ भाई यहाँ तक मेरा डेटा डेटा कंसिस्टेंट है, ठीक है, चेक पॉइंट अकर हुआ, ठीक है। रीडू लॉग फाइल से जो है वो डेटा जो है वो डेटा फाइल्स के अंदर राइट कर दिया जाता है। वो कौन करता है, लॉग राइटर, एक बैकग्राउंड प्रोसेस है वो कर देता है, और एक हमारे पास हम्म। बैकग्राउंड प्रोसेस है डीबी राइटर, ठीक है। वो बेसिकली हम्म। एसडीए के अंदर बफर कैशे है उसमें से डाटा उठाता है, डर्टी ब्लॉक्स उठाता है। डर्टी ब्लॉक्स क्या है, डेटाबेस नीचे डिस्क लेवल से एक ब्लॉक आया,
जिसके ऊपर डाटा मौजूद था, यूजर ने क्यूरी की, वो ब्लॉक ऊपर हमारे पास मेमोरी में आ गया, ठीक है, बफर कैशे में, ठीक है, उसके ऊपर चेंजेस हुए, वो डर्टी हो गया, ठीक है। तो चेक पॉइंट जब अकर होगा, डीबी राइटर क्या करेगा, उस डर्टी ब्लॉक को उठाएगा और डाटा फाइल के ऊपर राइट कर देगा, ठीक है। हम ठीक है। पूरे आर्किटेक्चर किस तरह क्या हो रहा होता है वो सारा मैं आपको डायग्राम के ऊपर जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह क्या काम हो रहा है। अभी बेसिकली हम फाइलें पढ़ रहे हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर फाइलें कौन कौन सी हैं। जी जी, ये सारी, ये जो आप बता रहे हैं, ये सब चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज मुझे है इसके बारे में, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है कि जी, जो है लेकिन हम वो रिवाइज कर लेंगे। आ, हाँ, एक एक तरह से मेरा ये रिवीजन हो रहा है आपके साथ बिल्कुल, कि रीडू लॉग फाइल और आपके ये जो चेक पॉइंट प्रोसेस हो गया, और वही है कि जब डेटा आप कमिट करते हैं तो वो सेव हो रहा होता है, डेटा फाइल के अंदर सेव हो रहा होता है, एवरी 3 सेकेंड में सेव हो रहा होता है, या चेक पॉइंट के जरिए सेव हो रहा होता है, या कमिट करें तो सेव हो रहा होता है। जी रीडू जो है वो चेंजेस को सेव कर रहा होता है, और डेटा फाइल जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर परमानेंट फाइल होती है, डेटा फाइल्स होती हैं, फिजिकल फाइल्स होती हैं ये। बिल्कुल। और जैसे कंट्रोल फाइल अभी आपने बताया है कि कंट्रोल फाइल एक तरह से हार्ट होता है डेटाबेस का, जिसकी जरिए से वो डेटाबेस चलती है, जिसके अंदर सारी की इंफॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस क्रिएट कब हुई है, एसडीए का साइज क्या है, हमारी कंट्रोल फाइल डेटा की फाइल जो लोकेशन है वो क्या है। इस टाइम किस पोजीशन पे मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, डेटा फाइल किस पोजीशन पे मौजूद है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के कंट्रोल। पास होती है। फिर कंट्रोल फाइल कंट्रोल फाइल जो है वो आर्मन की इंफॉर्मेशन को भी होल्ड करता है, और इस तरह से कुछ और भी 2 चीजें थी आर्मन की में। तो पूरी जी जी, डेटाबेस तो अब की आगे। इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे पास कंट्रोल फाइल के अंदर मौजूद होती है, और कंट्रोल फाइल जो है वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होती है, उसको भी हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। ठीक ठीक है। है। इसके अलावा हमारे पास अब और पैरामीटर्स। जो मैंने साद भाई के साथ जो सेशन लिया था, उसमें स्टार्टअप का मैंने उनसे पूछा था, तो स्टार्टअप का उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्लियर किया था कि भाई, जब जब आप इंस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, जब आप एसक्यूएल प्लस एस एस डी बी ए आप लिख के एंटर करते हैं, तो पहले जो है वो पैरामीटर फाइल रीड करता है जी, इंस्टेंस, मैं उसी तरफ ही आ और रहा हूँ, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। उस जी, जब मैं जी जी, उस पॉइंट पे जब उसको हम पहुंच नो जाएंगे ना माउंट मोड में लेके जाता है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद वो कंट्रोल फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करने के बाद आपको माउंट मोड में लेके जाता है, और ठीक है। फिर देन उसके बाद आपकी डेटाबेस ओपन ओपन मोड में जाती है, आई थिंक सो, समथिंग ऐसे कुछ एक प्रोसेस अच्छा, बताया था उन्होंने। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं हम इसको जब रिवाइज करेंगे इसको और क्लियर कर लेंगे। आपने आपके वाले पॉइंट को ही ले लेते हैं। डेटाबेस सबसे पहले हमारी डेटाबेस जिस स्टेट पे जाती है उसको हम नो माउंट स्टेट बोलते हैं। नो माउंट स्टेट पे कब जाती है, जब हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं पी फाइल से। स्टार्टअप नो माउंट ठीक है। पी फाइल, या सिंपली अगर हम स्टार्टअप नो माउंट कर रहे हैं और हमारी एसपी फाइल मौजूद है, तो सबसे पहले डेटाबेस जाएगी नो माउंट स्टेट में। नो माउंट में स्टेट में जाने का मतलब ये है कि उसने अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ अभी उसने उठाए हैं, ठीक है, अभी उसके पास डेटाबेस की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। जब हम उसको जी माउंट मोड में लेके जाते हैं, माउंट माउंट स्टेट का मतलब ये है कि कंट्रोल फाइल रीड कर चुका है इंस्टेंस हमारा, ठीक है। नाउ इंस्टेंस के पास जो है वो सभी पूरी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद हो गई है। अब नो माउंट के बाद आता है माउंट स्टेट। माउंट स्टेट भी हो गया। अभी तक हमारी डेटा फाइल्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, ठीक है। अभी डेटा फाइल्स को हम एक्सेस ठीक है। नहीं कर सकते, डेटा फाइल्स के अंदर जो डेटा है वो एक्सेस नहीं कर सकते। जब हम अपनी डेटाबेस जब हम्म। लास्टली ओपन स्टेट में चली जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है कि हमारी डेटा फाइल जो है वो नाउ इन ओपन स्टेट। जो हमारा डेटा है अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूजर तब तक एक्सेस नहीं कर सकता डेटा जब तक कि हमारी डेटाबेस ओपन मोड में नहीं है। ये इस तरह होता है। ठीक है, सही है। अच्छा जी। अब हमारे पास पी फाइल के अंदर हम पैरामीटर पैरामीटर्स का मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स होते हैं। कंट्रोल फाइल का पैरामीटर है, डीबी फाइल का पैरामीटर है,
एक पैरामीटर हमारे पास फॉर एग्जांपल मौजूद होता है प्रोसेसेस का, कि कितने नंबर ऑफ यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डीबी ब्लॉक साइज का ठीक है। पैरामीटर होता है, ठीक है, वो जो मैं आपको ब्लॉक की ठीक बात है। कर रहा हूँ ना, जो कि डाटा फाइल से निकल के ऊपर बफर कैशे के अंदर गया है। ब्लॉक साइज बाय डिफॉल्ट तो जी। 8192 मतलब 8 KB का होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये 16 में भी जा सकता है, लेकिन ये हम कब कब डिफाइन कर रहे हो, जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो ना, तब हम बता सकते हैं उसको कि तुमने 8 के रखना है या 16 के रखना है। ये अगर डेटाबेस हमारी ठीक। क्रिएट हो गई है देन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वन टाइम ही चेंज होता है, ठीक ठीक। है। अच्छा, अब ओके। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि डायनेमिक होते हैं, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। डायनेमिक और ठीक है। स्टैटिक में क्या फर्क है, ठीक है। हमारी डेटाबेस डायनामिक ओपन जो है वो स्टेट, चेंज हो सकते हैं और स्टैटिक चेंज नहीं हो सकते। बिल्कुल, रन टाइम पे हम डायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, और स्टैटिक के लिए जो है वो हम चेंज करके हमें वो एप्लीकेबल तब होंगे जब डेटाबेस रीस्टार्ट होगी। अच्छा। अच्छा, हम पैरामीटर चेंज किस तरह कर सकते हैं, किन तरीकों से हम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। हम आल्टर सिस्टम सेट की कमांड एसक्यूएल प्लस के अंदर चला के उससे भी पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आल्टर सिस्टम सेट, आगे पैरामीटर का नाम होगा, उसकी कोई वैल्यू हम्म। होगी, और हम बताएंगे कि तुमने जो है वो एसपी फाइल के अंदर एंट्री करनी है या पी फाइल के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। ठीक है। तो एक तो हम एसक्यूएल प्लस के थ्रू पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हम पी फाइल के अंदर मैन्युअली भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे आ गए शट डाउन। अब ये तो हमने डेटाबेस स्टार्टअप तो देख लिया कि पहले नो माउंट स्टेट पे गई, उसने पैरामीटर फाइल को पढ़ लिया, फिर माउंट स्टेट पे गई, उसने कंट्रोल फाइल को पढ़ लिया, फिर ओपन स्टेट पे गई, डेटा फाइल्स ओपन हो गई। अब डाउन, बिल्कुल। डाउन जो है वो, डाउन का सीक्वेंस इस तरह ही है कि हम जो है वो डेटाबेस अगर ओपन स्टेट में है, पहले वो माउंट स्टेट में आती है, देन नो माउंट स्टेट में आती है। अच्छा जी, अगर ठीक हम है। सिंपली, अब चार टाइप के शटडाउन केसेस हैं, ठीक है। जी। एक होता है हमारे पास शटडाउन नॉर्मल, जी। ठीक है, हम कमांड लिखते हैं एसक्यूएल प्लस के अंदर शटडाउन नॉर्मल। इट ठीक है। विल, ये क्या करता है, जब ये बेसिकली ऑल यूजर डिस्कनेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, जितने भी यूजर जो हैं वो डेटाबेस के साथ हुए होते हैं उस टाइम पे, उनको ये डिस्कनेक्ट करता है, और नया यूजर ठीक है। उस टाइम पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। ठीक है। एक होता है हमारे पास शटडाउन ट्रांजैक्शनल। इसमें क्या होता है ठीक कि है। यूजर तो डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन जो हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है, हम्म। उसकी ट्रांजैक्शन की कंप्लीशन का ये वेट करता है, ठीक है, अंटिल कमिट और रोल बैक, ठीक है। ठीक है। और नया ठीक यूजर है। डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता इस नहीं केस हो में भी, सकता। ठीक ठीक है। है। फिर हमारे पास आ गया शटडाउन इमीडिएट। ये प्रॉपर ठीक शटडाउन है। है, इसमें सारे यूजर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जितनी भी ट्रांजैक्शन उस टाइम पे चल रही होती हैं वो रोल बैक हो जाती हैं। ठीक है। मतलब कि वो सेव नहीं होती, वो रोल बैक कर देता है, कि उनको रिवर्ट कर देता है। और ठीक है। फिर हमारे पास होता है शटडाउन अबॉर्ट। इट्स ठीक है। डेंजरस। इसमें क्या होता है कि वो डेटाबेस को फोर्सफुली शट डाउन कर देता है, यूजर भी डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ट्रांजैक्शन भी उसने जो है वो जिस स्टेट में मौजूद थी उसमें उसने डाउन कर दिया। और ये हम्म। जो है ना रिस्की होता है इन सम केसेस, इसमें जो है वो डेटाबेस क्रैश भी हो सकती है, करप्शन भी आ सकती है। हम नॉर्मली जो ठीक है। यूज करते हैं वो हम करते हैं शट डाउन इमीडिएट। अच्छा। अच्छा जी, जिसमें आपको और रोल बैक चाहिए। बिल्कुल रोल बैक चाहिए। ओके। वो रोल बैक हमारे पास अंडू लॉग फाइल्स में चला जाता है, वो हम सारा जो है वो ना आर्किटेक्चर जिस दिन हम कवर करेंगे ना नेक्स्ट सेशन में, उसमें सारा आर्किटेक्चर और सभी फाइल्स को हम देख लेंगे। अच्छा जी, और हमारे पास ठीक है। डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है अलर्ट लॉग फाइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस की अलर्ट लॉग फाइल हमारे पास मैं आपको जब ये हमारे पास ओरेकल बेस के अंदर डायाग आरडीबीएमएस आगे इंस्टेंस के नेम होता है, और ट्रेस के अंदर ये मौजूद होती है, ठीक है। ये बात हम हम्म। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आपको जो है ना वो इसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या ठीक है। होता है, डेटाबेस के अंदर कोई भी एरर आया है, डेटाबेस के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, हर चीज जो है ना इस लॉग फाइल के अंदर हमारे पास लिखी जा रही होती है, वहां से हम पढ़ लेते हैं। फर्ज करें हमारी डेटाबेस क्रैश कर गई, हम जल्दी से ट्रेस फाइल खोलते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या एरर क्या था उस टाइम पे, किस वजह से एरर आया है, वो हम एरर फिर उसके एरर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो एरर किस में आपने बोला सेव होता है?
अलर्ट लॉग फाइल। अलर्ट लॉग फाइल। ओके, हाँ जी, अलर्ट लॉग फाइल। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम जो है वो हमारा वो किधर तक पहुंचा है, उसके बाद अलावा हमारे पास जब डेटाबेस क्रिएट होती है, हम लिसनर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। लिसनर क्या होता है? जी, कोई जो भी यूजर। आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसको लिसनर हैंडल करता है। बिल्कुल, कोई भी यूजर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहेगा वो लिसनर के थ्रू आएगा। ठीक है, ठीक है। ये एक्शंस को मैनेज करता है लिसनर। अच्छा, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि एक यूजर था, ठीक है, वो लिसनर के थ्रू डीबी के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, हम्म, अब लिसनर बंद हो गया है, तो क्या उस ठीक है। यूजर का कनेक्शन भी बंद हो जाएगा? नहीं। जब एक हाँ, क्योंकि यूजर उसने एक लिसनर बार के थ्रू, ऑथराइज कर दिया, आपको लॉग इन कर दिया है, और आप तो आई थिंक अब चलना अगर चाहिए, वो क्योंकि बंद भी हो आईडी जाए, पासवर्ड अच्छा, आईपी वगैरह सब कुछ अब है। बिल्कुल, अब नए यूजर कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि लिसनर हमारा बंद है, लेकिन जो ऑलरेडी कनेक्शंस बने हुए हैं उनको ये डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हमारी मशीन ओपन हो गई, फाइल भी ट्रांसफर हो गई है। हाँ जी, फाइल ट्रांसफर हो गई है। इसको भी बना लेना। अच्छा नवीद भाई, अब हम इस टूल के थ्रू जो है वो डेटाबेस, इस लाइनक्स की मशीन के अंदर जो है वो डेटाबेस की फाइल्स को मूव करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास लाइनक्स के अंदर सुपर यूजर मौजूद है, रूट। ठीक है, जी। इसी तरह हमारे पास डेटाबेस का जो सुपर यूजर है उसे हम सिस बोलते हैं। ठीक है, ओके, सिस यूजर। ओके। हाँ जी, सिस यूजर होता है। ठीक है, और एक और फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास मौजूद होती है। जिस तरह हमारे पास पैरामीटर फाइल है, इस तरह हमारे पास पासवर्ड फाइल भी मौजूद होती है। उसके अंदर ओके। सिस का पासवर्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, हम सिंपली जब हम करते हैं ना एसक्यूएल प्लस को इन्वोक करते हैं, एसक्यूएल प्लस स्लैश एसएसडीबीए, तो वो बेसिकली पासवर्ड कहाँ से गेट कर रहा होता है, वो पासवर्ड फाइल के अंदर से गेट कर रहा होता है। अगर पासवर्ड फाइल ना हो तो वो कनेक्ट नहीं करने देता, फिर हमें मैनुअली पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। ओके। Next. अच्छा नवीद भाई, इसके अलावा जो है आपने आरमैन आवाज का नहीं आ भी, रही अजीम भाई आपकी। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा आरमैन का भी आपने आइडिया ले लिया हुआ है। आपने अभी तक आप बताएं क्या क्या चीजें जो है वो कवर की हुई हैं, कोई आइडिया है आपको? मैंने डेटा पम्प के जरिए बैकअप लेना एक दफा देखी थी, काफी अर्सा हो गया। और फिर इसी तरीके से आर्मिन के जरिए बैकअप लेना, वो भी काफी अर्सा हो गया। और उसके अलावा मैंने ये पूरा आर्किटेक्चर काफी बार पढ़ा है।
ये SGA PGA फिर SGA के जितने भी कंपोनेंट हैं, DB राइडर, लॉग राइडर, एसमॉन, पीमॉन, चेक पॉइंट प्रोसेस वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ये थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर पढ़ा है। आरमेन के अंदर आप डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव जो आप बैकअप लेते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा किया नहीं है कभी भी, लेकिन नवीद भाई आपकी आवाज कट गई, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक एक दफा। जी जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी? अब आई है, अब आई है। सॉरी, क्या कह रहे थे? अभी आ रही है अजीम भाई? जी जी, बिल्कुल, तो अभी मैं आ आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने ये तमाम चीजें अपने साले से मेरी वाइफ मैविश है, तो उसके उनके उनके भाई को जॉब मिली थी ओरेकल के अंदर, तो उनको देख के फिर मैं मोटिवेट हुआ था कि मुझे भी ओरेकल सीखना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये सारी चीजें एक एक दफा करना करके दिखाई थी कि कैसे आरमैन की बैकअप लेते हैं, डेटा पम्प कैसे यूज करते हैं, और हॉट एंड कोल्ड बैकअप में क्या डिफरेंस है। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आरमैन के अंदर डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव बैकअप में क्या डिफरेंस है, SGA के जितने भी प्रोसेसेस हैं, आपका DB राइटर, लॉग राइटर, आपका चेक पॉइंट, तो ये सारे सारे इनका जो एक आर्किटेक्चर है ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। और आरमैन के जरिए आप पूरी डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं, खाली टेबल स्पेसेस का ले सकते हैं, और जो आप और बाकी उसको एक फिर मैंने एक असाइनमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कर नहीं पाया था कि कंट्रोल फाइल को अगर मैं खुद से बैकअप लूं, पहले तो आरमैन के जरिए बैकअप लूं और फिर मैं कंट्रोल फाइल को खुद ही डिलीट कर दूं, और फिर उसके बाद जो मैंने बैकअप ली हुई है रजिस्टर कर। उससे दोबारा से डेटाबेस को रिस्टोर करता हूँ। ठीक है। तो एक दफा तो कर लिया था, लेकिन सेकंड टाइम में मैंने क्या किया था कि मैंने उसकी कंट्रोल फाइल तो उड़ाने के साथ साथ जो मैंने बैकअप ली थी मैंने वो बैकअप भी उड़ा दी। तो मैं फिर स्टक हो गया था, मैं रिस्टोर ही नहीं कर पाया था डेटाबेस, तो फिर वो बीच में रह गई थी स्टोरी। मतलब ये कि छोटे मोटे इस तरीके के सारे चीजें मैंने एक एक दफा की हुई हैं। लेकिन अगर आपके साथ में आप एक दफा प्रैक्टिस कर लूंगा, आप मुझे बता देंगे कि भाई आरमैन से इस तरीके से बैकअप लेते हैं, नेक्स्ट डे मैं बैकअप लेके आपको दिखा दूंगा, या लिसनर ऐसे क्रिएट करते हैं। और और फिर लिसनर भी चले मैं क्रिएट करना सीख लूंगा। डेटा पम्प के जरिए ये कोल्ड बैकअप कहलाती है, आई थिंक डेटा पम्प, ठीक है नवीद भाई। आई थिंक सो। तो डेटा ये पम्प इस जो है तरह ना की वो तमाम बेसिकली चीजें कोल्ड थोड़ी बहुत बैकअप है। आइडिया है। कोल्ड बैकअप है, ये हम बेसिकली माइग्रेशंस में डाटा पम्प को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमने सिंपल डेटाबेस की रिस्टोरेशन और रिकवरी करनी है तो हम आरमैन को यूज़ करते हैं। ठीक, आवाज थोड़ी कम हो गई है जिम भाई आपकी। हाँ जी, अब आ रही है आपको आवाज़? अच्छा नवीद भाई, ये टूल हमने जी जी, आप किया सही है आ रही है। एक्सशेल। एक्सशेल का टूल हमने किया है, ये मैंने ठीक निकाला है। कहाँ से है, अभी इंस्टॉल हो गया है। आपने इस टूल के ऊपर प्रैक्टिस हम्म, करनी है। हम अब आइंदा जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे वो इस टूल के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये इसके थ्रू हम ठीक है। फाइलें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मशीन लाइनक्स की मशीन के साथ। या आपने सिंपल सर्च के अंदर आके एक्सेल लिख लेना, देन एंटर। हम्म। अच्छा जी, इसके अंदर हम अब एक मेरे नया पास एक ये सेक्शन। डेस्कटॉप पे एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ, मैंने तो वो यूज किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, VMware के साथ विंडोज के फाइलें शेयर करने के लिए, विन सीपी। WinSCP जो है। बिना सीपी भी ठीक है, लेकिन वो सारे फीचर्स जो है ना वो इस टूल के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। हम सब कुछ इस टूल के थ्रू करते हैं। वो विन सीपी बेसिकली फाइलें ट्रांसफर अच्छा। करने के लिए है। अगर आपने सर्वर के ऊपर फाइल ट्रांसफर करनी है तो विन सीपी यूज होता है। तो इसके ठीक अंदर है। विन सीपी की फंक्शनैलिटी उन्होंने डाली हुई है। अच्छा जी, हम सेशन का नाम रख लेते हैं ठीक हमारी है। मशीन की टेस्ट, और हम इसी तरह होस्ट नेम देते हैं 1।
देन हम इसको कनेक्ट कर देंगे। रिमेंबर अजीम भाई आवाज कम हो गई दोबारा आपकी। जी जी, अभी मैं ये एक्सेल के साथ हमने जो है वो कनेक्शन बना लिया है अपनी लाइनक्स की मशीन के जी साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है वो फाइल अगर हमने ट्रांसफ़र करनी है वो कैसे करनी है, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये देखें न्यू फाइल ट्रांसफ़र, जिस पे मैंने माउस लेके गया हूँ। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। हमने कहाँ पे करना है, स्लैश नवीद भाई, हमारे पास मीडिया कहाँ पे आवाज नहीं पड़ा आ है? रही है अजीम भाई। नवीद भाई, मीडिया कहाँ पे पड़ा हुआ है? कौन सा मीडिया? डेटाबेस का मीडिया, हम डेटाबेस बेसिकली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं डाउनलोड्स के अंदर। मैं समझा नहीं, मीडिया से क्या मुराद? ओरेकल डेटाबेस की मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे पास डाउनलोड्स के अंदर मौजूद है, ये है मेरे ख्याल में, है ना? जी हाँ, यही है दोनों। हाँ जी। सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा, ये हमने क्या किया है, हमने अपने डेस्कटॉप से इस जगह पे मीडिया मूव किया है, ये देखें ये माउंट पॉइंट आ रहा है, स्लैश ओरेकल, ऑरेकल, अच्छा। स्लैश ओरेकल। ओके। देखें हम मशीन के ऊपर अगर df -h करेंगे तो हमारे पास ये स्लैश ओरेकल मौजूद है, ये देखिए। बिल्कुल। cd करके हम स्लैश ओरेकल लिखेंगे और यहाँ पे ls ये देखिए हमारे पास मीडिया कॉपी हो रहा है। अब ये जी बिल्कुल। जब तक पूरा कॉपी हो जाए, हम जो है तब तक अपने बैकग्राउंड प्रोसेस पढ़ लें। जी, आपका माइक अजीम भाई अब बार बार हिल जाता है, आवाज बार बार कम हो रही है आपकी, सही हो जाती है। आप माइक यूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैंने हैंड फ्री लगाई भी है। अच्छा अच्छा, अभी सही हो गई बिल्कुल आवाज। हाँ जी। अच्छा जी, नवीद भाई, अब हम इम्पोर्टेंट जो हमारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता जी है जी डीबी राइटर प्रोसेस। ठीक है। डेटाबेस राइटर ठीक है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग मॉडिफाइड डर्टी बफर्स कैशे टू डिस्क्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास डिस्क से एक यूजर था, उसने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम समथिंग, टेबल का नाम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, वो क्यूरी रन हुई। ठीक है। अब उस वो जाहिर बात है हमारे पास डिस्क के ऊपर वो डाटा जो है वो ब्लॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। वो ब्लॉक उठाया हम्म, उसने, डिस्क से ब्लॉक आया मेमोरी के अंदर, इंस्टेंस के अंदर एसजे, मतलब उसके अंदर हमारे पास बफर कैशे जो है। ठीक है। अच्छा, उस हम्म, पे अब यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसको मॉडिफाई कर दिया उस ब्लॉक को। ठीक है, वो डर्टी ब्लॉक कंसिडर होगा। ठीक है। डीबी राइटर क्या करता है, हम्म, जब कमिट हो जाए, जब चेक पॉइंट अगर हो जाए, वो क्या करता है, इस डर्टी बफर को उठाता है और दोबारा से डिस्क के ऊपर डाटा फाइल के अंदर राइट कर देता है। ये डीबी राइटर का प्रोसेस ठीक है। करता है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा ये कंट्रोल फाइल को भी बता देता है कि ये इंफॉर्मेशन तुम अपने पास भी सेव कर लो कि ये वाला डर्टी ब्लॉक जो था वो मैंने डाटा फाइल के अंदर सेव कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसमॉन प्रोसेस, सिस्टम मोनीटर इसे बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी डेटाबेस चल रही थी, डेटाबेस किसी भी वजह से क्रैश कर गई यानी कि डाउन हो गई। ठीक है। जब दोबारा ठीक है। डेटाबेस हम अप करेंगे तो इंस्टेंस की रिकवरी कौन करेगा,
वो एसमॉन प्रोसेस करेगा। एसमॉन प्रोसेस तो कर। अगर आपसे कोई ठीक जी, है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसमॉन प्रोसेस क्या करता है, आपने कह देना कि इंस्टेंस रिकवरी करता है, इंस्टेंस क्रैश रिकवरी। ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है पीमॉन का। एक यूजर ठीक था, है। उसने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया हुआ था। ठीक है। किसी वजह से वो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है। हम्म। और आपको आवाज आ रही? अच्छा जी, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना जी आ हुआ रही। था, तो उसने क्या किया, उस कनेक्शन ने एक मेमोरी अपने पास, मेमोरी रिसोर्स अपने पास एलोकेट किया हुआ था। ठीक है। अब पीमोन ने क्या करना है, हम्म। उस डिस्कनेक्टेड सेशन को जो है वो रिमूव कर देना है मेमोरी से। ठीक है। और वो जो उसने रिसोर्स ऑक्यूपाई किए हुए थे वो हम्म। फ्री हो गए। ठीक है। अब वो कोई और यूजर आएगा तो वो उन रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक है। प्रोसेस रिकवरी कौन करता क्योंकि है, वो यूजर पीमोन कर कनेक्ट रहा हो होता है गया, हमारे पास। तो आप कह रहे हैं कि जी जी यूजर था डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका जो मेमोरी थी वो फ्री हो गई और वो किसी या दूसरे यूजर को एलोकेट हो जाएगी, और ये यूजर डिस्कनेक्ट हो गया है जी चूंकि। तो जी इस पूरे बिल्कुल, प्रोसेस वो को उसके जो मॉनिटर रिसोर्सेज कर को रहा फ्री होगा कर वो देता है। पीमॉन प्रोसेस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पीमोन कर रहा होगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है लॉग राइटर प्रोसेस। लॉग राइटर प्रोसेस क्या करता है ठीक कि है। रीडो लॉग फाइल्स जो है ना हमारे पास, रीडो लॉग फाइल्स, ये बेसिकली चेंजेस उठाता है और उन रीडो लॉग फाइल्स के अंदर एंटर कर देता है। ठीक है। उन रीडो लॉग फाइल्स भी हमारे पास फिजिकल फाइल्स हैं जो कि हमारे पास डिस्क के ऊपर मौजूद होती हैं। ये बेसिकली चेंजेस उठाता है और उन फाइल्स के अंदर राइट करता है। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। रीडू लॉग, जिस तरह हमारे पास डेटाबेस बफर कैसे होता है, हमारे पास इस तरह रीडू लॉग बफर भी मौजूद होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है। उसके अंदर उसकी मैनेजमेंट जो है वो हम्म। लॉग राइटर प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है। फर्ज करें एक यूजर था, उसने एक प्रोसेस किया, उसको कमिट कर दिया। ठीक है। वो बेसिकली एक चेंज है, वो चेंज उठाएगा और रीडू लॉग फाइल्स के अंदर ठीक। राइट कर देगा। वो राइट कब करेगा? ठीक है। ऐसे भी होता है कि जब चेक पॉइंट अगर हो तब वो राइट कर दे, जब कमिट हो तब वो राइट कर दे, या हमारा रीड लॉग बफर 1/3 फुल हो जाए, मतलब 3 गुना फुल हो जाए, तब वो क्या करेगा, वो चेंजेस उठाएगा और रीड लॉग फाइल के अंदर राइट कर देगा। ठीक है। और इसका साइज भी हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल है ये भी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है चेक पॉइंट प्रोसेस। ये क्या करता है, checkpoint, हम्म। when a checkpoint occurs, it takes information about data writing from DB-Writer process, contains this information into control file and data file। basically checkpoint क्या करता है, हम्म। checkpoint कंट्रोल फाइल को बता देता है कि यार मैं ये वाला यहाँ तक चेंज हो चुका है, ये इन्फॉर्मेशन तुम अपने पास सेव कर लो। और डेटा फाइल के हेडर के अंदर भी लिख देता है कि तुम्हारी स्टेट इस टाइम 1 है, 2 है, 3 है, वो एक सीक्वेंस नंबर होता है, उसके मुताबिक ये उसके अंदर इंफॉर्मेशन राइट कर देता है। चेक पॉइंट बेसिकली कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक प्रोसेस ठीक हमारे है। पास आ जाता है रिकवरी प्रोसेस। ठीक है। हम्म। हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारी डेटाबेस क्रैश हो गई है। ठीक है। हमने उस डेटाबेस को अब जब हम्म। स्टार्ट किया है, ठीक है, वो बेसिकली जहाँ पे क्रैश हुई थी, मतलब ट्रांजैक्शन दरमियान में थी, ठीक है, वो क्रैश कर गई। अब वो हमारे पास चेंजेस कहाँ पे मौजूद हैं, रीडलॉग फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। वो डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में अप करने में जो हेल्प आउट करता है प्रोसेस, जो रिकवरी करता है, इंस्टेंस की रिकवरी करता है, वो रिको प्रोसेस कर रहा होता है। कौन सा प्रोसेस? रिको प्रोसेस, RECO। रिको। ओके। जी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ठीक। और प्रोसेस आता है आर्काइवर प्रोसेस। समटाइम्स हमारी डेटाबेस हम्म। आर्काइव लॉग मोड में होती है। अब आर्काइव लॉग मोड का क्या मतलब है, हम्म। नॉर्मली हमारी डेटाबेस जब हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं वो नो आर्काइव लॉग मोड में। नो आर्काइव लॉग मोड का मतलब ये है कि जो चेंज, पहले क्या हो रहा था, चेंजेस किस में राइट हो रहे थे, रीड लॉग फाइल्स के अंदर। ठीक है। जब हमारी ठीक है। डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में आ गई, उसका मतलब ये है कि उसने वो चेंजेस की एक कॉपी आर्काइव फाइल्स के अंदर भी रखनी है।
ठीक है। अब ठीक ये है। किस पर्पस के लिए यूज होती हैं? डेटा गार्ड के अंदर हमारे पास डीबी जो है वो आर्काइव लॉग मोड में मौजूद होती है। तो वो चेंजेस जो हमारी ठीक डीआर है। है वो चेंजेस कहाँ से उठा रही होती है? वो आर्काइव फाइल्स में से बेसिकली उठा रही होती है। और ये आर्काइवर प्रोसेस चेंजेस को अपने पास सेव कर रहा होता है एज अ आर्काइव फाइल्स। ठीक है। ठीक है। ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस थे जो कि हम डिस्कस कर लिए। ये हमारा शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि आर्काइव फाइल जो चेंजेस होते हैं, सपोज कि अगर आप कोई एक बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। और सपोज अभी दोपहर, अभी आपके पाकिस्तान के सपोज अगर 11 बजे आप रात को बैकअप ले रहे हैं, और वो बैकअप 1 घंटे के बाद जाके खत्म हुई, तो 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान के जो डिफरेंस है, वो वो भी तो जो डिफरेंस है वो भी तो बैकअप में आना चाहिए, तो वो आर्काइव के अंदर सेव हो रहा होता है शायद। ये इस तरह होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो सिनेरियो इस तरह है, अगर आपने जो है वो हॉट बैकअप लेना है, ठीक है। हॉट हॉट बैकअप बैकअप लेंगे, का ठीक है, मतलब ये अप है एंड कि रनिंग आपकी है या डेटाबेस चल रहा है सब ओपन कुछ। स्टेट में है, एप्लीकेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब आपने बैकअप ले लिया, हम्म। 12 बजे आपने बैकअप चलाया, ठीक है। 1 बजे वो बैकअप कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उसके ठीक है। दरमियान में जो चेंजेस थे वो बैकअप के अंदर तो मौजूद हम्म, नहीं है, वो किसमें मौजूद होते हैं? वो ठीक है। चेंजेस आर्काइव फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ये ओके। आर्काइवर प्रोसेस वो चेंजेस जो है ना वो उन फाइलों में राइट कर रहा होता है। ये भी हमारे पास फिजिकल फाइल्स होती हैं ठीक है, लेकिन ये डेटाबेस। बैकअप में फिर यानी 1 घंटे तक जो बैकअप ली जा रही है उसके अंदर नहीं होंगे ये चेंजेस, या होंगे? वो वो अगर आपने सिंपली बैकअप डेटाबेस किया हुआ है उसके अंदर ये चेंजेस मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। बैकअप ठीक आर्काइव है। लॉग की एक आरमैन की कमांड है, वो क्या करती है? वो आर्काइव्स को भी बैकअप कर लेती है। वो अच्छा कमांड को अच्छा अच्छा। मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है। जिस तरह हमने कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना है तो हम उस पे लिखते हैं बैकअप कंट्रोल फाइल, ठीक है। अकेली कंट्रोल फाइल का बैकअप लेता है, ठीक है। अगर ठीक है। इंक्रीमेंटल लेना है तो हम बैकअप इंक्रीमेंटल करते हैं। अगर कम्युलेटिव है तो कम्युलेटिव का नाम कीवर्ड यूज करते हैं। अगर आर्काइव्स का बैकअप हम्म। करना है तो हम आर्काइव का कीवर्ड यूज करते हैं। ये इस तरह केस हैं, ओके। सिनेरियोज हैं कि ओके। आपका एनवायरनमेंट किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है। चलिए, ये फाइलें अब हमारी जो है वो अनजिप हो चुकी हैं, मूव हो चुकी हैं। ls-ltrh। अच्छा जी, अभी ये फाइलें मौजूद हैं हमारे पास जिप फॉर्मेट में, जिप यानी कि में। कंप्रेस फॉर्मेट में, ठीक जी। है। अब लाइनक्स के अंदर हमने इनको किस तरह अनजिप करना है, उसकी कमांड होती है tar। अच्छा जी, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये देखें। अभी मैं इस यूजर से कनेक्टेड हूँ, who am I, ठीक है। और अभी मैं ओरेकल यूजर से कनेक्टेड हूँ। इन फाइलों को परमिशन कौन सी आई है? ओरेकल ओ इंस्टॉल, मतलब कि ओरेकल यूजर के पास इन फाइलों की परमिशन मौजूद है, ठीक है। मैं जी। इस यूजर से इन फाइलों को अनजिप कर सकता हूँ। आप रूट यूजर से हम्म, भी इनको अनजिप कर सकते हैं, लेकिन जब आप रूट यूजर से इनको अनजिप करेंगे तो जो फाइल एक बनेगी, ठीक है, वो उसके पास परमिशंस नहीं होंगी ओरेकल की, ठीक है ना। हम्म। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट फाइल थी tar -xpf linux। पहले हम 1 of 2 ये वाली फाइल को अनजिप करते हैं, ठीक है। अभी किस यूजर से कर रहा हूँ? ओरेकल यूजर से। हम्म। अच्छा, ये जिप फाइल है, इसको हम वो टार से नहीं उसको करने दे रहा, हम दूसरी यूटिलिटी यूज कर लेते हैं लाइनक्स की अनजिप। अच्छा जी, अब मैं आपको फर्क जो बताना चाह रहा था, नॉर्मली जो है वो बिगनर्स के लिए जो प्रॉब्लम होती है, वो जब इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं ना तो वो कर नहीं पाते। हम्म। अब क्योंकि मैंने तो ओरेकल यूजर से किया है, मेरे पास परमिशंस आ जाएंगी cd/oracle lsrc। अच्छा जी, ये एक देखिए नया फोल्डर बन रहा है, ठीक है। उसके हम्म। पास परमिशन मौजूद हैं।
अगर मैं इसको रूट यूजर से करता तो मुझे दोबारा से इस फोल्डर को परमिशन देनी पड़नी थी ओरेकल यूजर की। वो किस तरह देता मैं, वो मैं देता ch on की कमांड से। जिस तरह हमने पहले डायरेक्टरीज को देते हैं ch on -r, पहले हम यूजर नेम लिखते हैं, फिर कॉलन के बाद उसका ग्रुप बताते हैं, ठीक है, फिर डेटाबेस। लेकिन अभी तो हमारे पास है, हम अच्छा ये एक फाइल हो गई है, ठीक है। इसी डायरेक्टरी में रहते हुए हम दूसरी फाइल को भी अनजिप करेंगे, Linux unzip। सबसे पहले Linux इंस्टॉल होती है, देन Oracle डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, देन उसके ऊपर जो है वो डेटा बेस क्रिएट होती है और साथ हम लिसनर क्रिएट करते हैं ताकि यूजर कनेक्ट कर सकें डेटाबेस के साथ। बिल्कुल। बस आपने जो है वो रखना है अपने पास। अच्छा नवीद भाई ये देखें, हमारे पास एक बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, ये एक्स मैनेजर 0.0, जी। ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्यों चलाया है, ये क्या करेगा जब हम यहाँ से DBCA की यूटिलिटी को इन्वोक करेंगे तो हमें ग्राफिकली इसी सेशन के ऊपर जो है ना वो ग्राफिकल व्यू दे देगा, डिस्प्ले एक्सपोर्ट होगा ऑलरेडी, ठीक है। देखें ओके। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको चल रहा था तो क्या फायदा है, क्लोज किया तो क्या नुकसान। CD हम जाएंगे, देन जो हमारे पास फोल्डर बना है, जब हम इन फाइलों को अनजिप कर देते हैं वन बाय वन तो एक फोल्डर बन जाता है ठीक है। डेटाबेस के नाम से, CD डेटाबेस, ठीक है। ls-ltrh डेटाबेस के अंदर हम जो है वो डेटाबेस का अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई भी डॉट प्रोग्राम स्लैश रन लाइनक्स के इंस्टॉल। अंदर, हाँ जी, कोई भी प्रोग्राम अगर कोई भी फाइल अगर हमने एग्जीक्यूट करनी है लाइनक्स के अंदर तो उसके लिए हम डॉट स्लैश की कमांड यूज करते हैं, आगे वो फाइल का नाम। रन इंस्टॉलर सिंपली चलाया, ये देखें ये खुद ही एग्जीक्यूट हुआ है। ये सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया ना, अब हमें ग्राफिकल व्यू भी इसको देना चाहिए। ये देखें ये बैकग्राउंड पे चल गया। बिल्कुल। सम केसेस में ये चल नहीं रहा होता तो हम मैनुअली भी इसको चला सकते हैं। आपने सर्च में जाके टाइप करना है एक्स मैनेजर, इसको यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये देखें अब इसने जो है वो ये हमें ग्राफिकली व्यू दे दिया। अब हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, ठीक ठीक है। है। बैश फाइल का आपको आइडिया है? शायद था, जहन में से निकल गया। अच्छा, बैश फाइल बेसिकली इन्वायरमेंट फाइल है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है। ओके। फॉर एग्जांपल हर हर यूजर की, हर OS यूजर की, जिस तरह हमारे पास रूट यूजर है और एकल यूजर है, कोई हम नया यूजर बनाते हैं, हर यूजर की अपनी बैश प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो हमने ठीक ओरेकल है। डेटाबेस इंस्टॉल करनी है किस यूजर से, ओरेकल यूजर से, तो हम ओरेकल यूजर की सेट करेंगे, ठीक है, जो कि हमने पहले सेट कर ली थी प्री रिक्विजिट्स के अंदर। वो कहाँ पे मौजूद होती है, वो बेसिकली हिडन फाइल है और वो मौजूद होती है होम ओरेकल के ऊपर, यानी कि होम के ऊपर, ठीक है। ये देखें PWD। जी, आवाज हिल गई आपकी। देखें हमने ls-ltrh किया तो उसने वो कहा कि हमारे मेरे पास टोटल काउंट यहाँ पे 0 है, ठीक है। किस डायरेक्टरी में 0 है? होम रेकल के अंदर। ये देखें होम रेकल ओ के मेरे अंदर। कलम में। अगर हिडन फाइल को हमने देखना हो तो वो हम
कैसे देखते हैं, ls माइनस al। ये देखिए हमारे पास बैच प्रोफाइल मौजूद है। ठीक है, हम इस बैच प्रोफाइल को, मैं आपको मोर करके दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सेट किया है। ये देखें, हमने जो पैरामीटर सेट किए थे वो ये वाले थे। ठीक है। ये देखें, ये ओरेकल बेस एक वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ओरेकल होम एक वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अब हम जब भी लाइनक्स के अंदर डॉलर साइन के साथ उस वेरिएबल को कॉल करेंगे कि उसके अंदर जो वैल्यू है ना, हमें वो वहां पे ले जाएगा। ठीक है, जिस ठीक है। तरह हम करते हैं। अब हमने डायरेक्ट अगर ओरेकल ऐप ओरेकल पे जाना है तो हम सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करेंगे और हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ये देखें, cd ठीक है। डॉलर साइन ओरेकल अंडरस्कोर बेस। तो हम डायरेक्टली देखें कहाँ पहुंच गए, ओरेकल और ऐप ओरेकल के अंदर। सही ठीक है, है, परफेक्ट। अगर हमने db अंडरस्कोर होम इस फोल्डर तक जाना है तो वो क्या करेगा, अब ये कैसे लिखा हुआ है, डॉलर साइन ओरेकल बेस। इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है कि डॉलर साइन ओरेकल बेस, यानी कि वो यहाँ तक भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे भी चला जाएगा। तो मैंने जब कॉल किया ये ओरेकल ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 1120 db होम अंडरस्कोर। नहीं तो अजीम भाई, अब ये कैसे पता चलेगा? देखें, ऑरिकल अंडरस्कोर, अच्छा वो बेस है, ये ऑरिकल होम है। ओके, सॉरी सॉरी, दोनों अलग चीजें। जी, ये पहले कह रहा था कि आई विश टू रिसीव सिक्योरिटी अपडेट। हम तो कनेक्ट नहीं है इंटरनेट के साथ, ना ही हम उनसे तो टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको हम नॉर्मली नेक्स्ट कर देंगे प्रोडक्शन। ये अच्छा जी, इसके थ्रू आप डीबी का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू, और डीबी भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी लर्निंग अभी करनी है तो हम पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, देन उसके ऊपर यूटिलिटीज को यूज करते हुए डेटाबेस क्रिएट करेंगे और लिस्टनर क्रिएट करेंगे। ठीक है। अगर हमने डेटाबेस को अपग्रेड करना है, यानी कि 11G से 12C पे जाना है, तो हम ये करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जाहिर बात है डेटाबेस एक चल रही होगी। हम अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। हमने सिंगल इंस्टेंस अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी रैक नहीं बना रहे हम, तो हम ठीक है की तरफ लैंग्वेज उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश पिक कर लिए है। जी। अच्छा, आवाज कम हो गई अब अजीम भाई आपकी। जी, अब सही है। उसने ऑटोमेटिकली इंग्लिश को चूज कर लिया था। अब हम प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास एनवायरनमेंट चल रहा होता है उसमें हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। एंटरप्राइज एडिशन का मतलब ये है कि ओरेकल खुद भी इसकी सपोर्ट देगा। अगर इसमें कोई बग आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो एंटरप्राइज एडिशन की वो सपोर्ट देता है। स्टैंडर्ड के थोड़े से वो कम सपोर्ट देता है। ठीक है, एक क्लासिक होता ठीक है है। उसकी सपोर्ट। तो प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन चल रहा होता है, तो वही हम उसी के साथ ही आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये ओरेकल बेस, ये सॉफ्टवेयर लोकेशन, ये इसने कहाँ से रीड किया है, ये इसने इन्वायरमेंट फाइल से रीड किया है। अगर मैं वो सेट ना करता तो हमें यहाँ पे मैन्युअली एंट्रीज करनी पड़ती, लेकिन हमने ओके। इन्वायरमेंट फाइल सेट की हुई है। ठीक है, ऑलरेडी, तो उसने वहां से वो चीजें उठा ली हैं कि ओरेकल बेस, उसने बेसिकली ये बैकएंड पे कमांड चलाई है कि ओरेकल बेस कौन सी है। एक और ठीक ओरेकल है। बेस किया होगा उसने बैकएंड पे, ये सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे कोई कमांड चल रही है ना लाइनक्स की, जहाँ से उसने ये इंफॉर्मेशन गेट की है। ये इंफॉर्मेशन हम्म। इन्वायरमेंट फाइल उसको गेट करता है। इन्वायरमेंट फाइल का नाम क्या है, डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। ठीक है। अच्छा, अगर हमने इन्वायरमेंट फाइल के अंदर कोई चेंज कर दी है, फॉर एग्जांपल हमने नया वेरिएबल तो वो जो डिक्लेयर शुरू की। की क्लास थी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो जो शुरू की क्लास थी उसमें हमने ये सब सेट किया था। बैश प्रोफाइल हमने सेट की थी। ये सारा कुछ हमने बिल्कुल, पैरामीटर दिए हुए थे उसके अंदर। जी बिल्कुल, ठीक है। उससे भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कर देते हैं। अच्छा जी, ये एक कह रहा है कि मैं ओरा इन्वेंटरी कहाँ पे बनाऊं। ये पाथ उसने जो है वो कह दिया कि मैं ओरेकल ऐप के अंदर इस
डायरेक्टरी के अंदर अपनी और इन्वेंटरी बना दूंगा। इसके अंदर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन रखता है कि मेरा वर्जन कौन सा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम इसको मोर करके जो है ना वो डेटाबेस की इंटरनल फाइल ये बना रहा है बेसिकली। अच्छा। हमने ग्रुप कौन सा बनाया हुआ था जब हमने यूजर क्रिएट किया था? ओ इंस्टॉल ग्रुप बनाया था और डीबीए बनाया था। लेकिन हम ओ ठीक है। इंस्टॉल के साथ जाते हैं कि ओरा इन्वेंटरी की जो फाइल है उसके पास कौन सा ग्रुप हो, ओ इंस्टॉल हो, ठीक है। हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। ठीक है। डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप कौन सा होगा? वो हमने एक डीबीए ग्रुप बनाया था कि डेटा डीबीए ग्रुप होगा, ठीक है। और ऑपरेट कौन करेगा उसको? ओ इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इसी तरह हम जाने देते हैं। हम्म। अब ये प्री रिक्विजिट्स चेक कर रहा है जो भी हमने परफॉर्म किए थे पिछले सेशन के अंदर, कि जो जो आरपीएम हमने इंस्टॉल किए हैं, लिमिट सेट कर दी हैं, सारी चीजें ये चेक कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ये पैकेज मिसिंग है, ओके। ठीक है। अब प्रोडक्शन के अंदर कोई भी प्री रिक्विजिट्स आता है उसको हमें फिक्स करना पड़ता है, लाजमी करते हैं ये उसको। जितने भी जो फेल फेल लिखा हुआ है हमें फिक्स करना है उन सबको। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, जो फिक्सेबल हैं उसको हम यहाँ से जो है वो फिक्स कर सकते हैं। इस कमांड, ये अब हमें एक कमांड दे देगा, ये हम चलाएंगे। वो कह रहा है एक टर्मिनल खोलो, रूट यूजर से लॉगिन करो और स्क्रिप्ट चला दो, ये वाला स्क्रिप्ट। हम्म। सिंपली हम इसको कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। अब हम अपने टर्मिनल पे आएंगे, एक नया सेशन खोलेंगे। हमने किससे लॉगिन करना है? रूट से। हम स्विच कर रूट जाएंगे यूजर से एसयू। माइनस रूट, इसका पासवर्ड है हम्म। ओरेकल, ठीक है। शिफ्ट इंसर्ट करें, कॉपी नहीं हुआ। कंट्रोल नहीं जी, ये कॉपी नहीं हो रहा, इसको हम मैनुअली चला देते हैं। जिस तरह ये कमांड बना के इसने दी भी है ना, इसी तरह हमने चला देना जी। है। टेम्प सीवीयू के अंदर हम इसको डॉट स्लैश सीवीयू रन पिक्सल एंटर करेंगे, चला। तो हम ओके कर देंगे, दोबारा से समटाइम्स ये कर देता है, समटाइम्स जो है हमें मैनुअली करनी पड़ती है। देखिए एक प्री रिक्विजिट चेक निकल गया है, एक रह गया है, ठीक है। हम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। दिस इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन टू टेस्ट वेदर अ सॉफ्ट लिमिट फॉर मैक्सिमम यूजर प्रोसेस सेट टू दिस मोर डिटेल्स में कहाँ पे ये कर सकते हैं। सॉफ्ट लिमिट एक्सपेक्टेड 204। अच्छा जी, ये हम मैनुअली अब जाके हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी फाइल के अंदर, वो हम करते हैं। यूटीसी के अंदर सिक्योरिटी के फॉर ये फाइल की इंफॉर्मेशन, वो जो हमने प्री रिक्विजिट्स की फाइल है ना, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसमें मौजूद है। अच्छा। एंड पे हमने एंट्रीज की थी। यार ये
2047 ही है, ये क्यों ऐसे कह रहे हैं फिर? लेकिन 2047 ही बोल रहा है वो भी। हाँ जी, एक्चुअल वैल्यू 1024 है। दोबारा से इसको फिक्सर चेक कर लेते हैं। अच्छा चलिए, वो हमारे पास वैल्यू वो फाइल के अंदर वही मौजूद है जो वो ये कहना चाह रहे हैं, हम इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये आरपीएम जो है हम अपने पास इंस्टॉल करेंगे अभी, ये कुछ आरपीएम अभी मिसिंग है। हम्म। आवाज नहीं आ रही मुझे। आरपीएम हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं? हम करेंगे df-h cd स्लैश मीडिया ol पैकेजेस के अंदर। ठीक है, आरपीएम माइनस ivh माइनस नोड एफ माइनस माइनस फोर्स। कौन सा आरपीएम है पहला जी? लिबायो। आरपीएम का नाम लिबायो कर दिया उसने इंस्टॉल। अब है जे जीलिब हमारे पास मिसिंग है। जीलिब कर दिया है। कॉम्पैक्ट कॉम्पैट करेंगे। कॉम्पैट है, libg cc है। लिब stdc है। यूनिक्स odvc pdksh।
और एंड पे है PDKSH। चेक अगेन करेंगे हम इसको। हमने ये इंस्टॉल कर दिए हैं नवीद भाई, ERP जी हमने जी इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर कर दें। अब ये ठीक एंट्री है। भी हमारे पास मौजूद है, हमने वेरीफाई कर ली है चीज़ें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल, होगी। वो वेरीफाई भी कर लिया कि वैल्यू भी यही है। हाँ जी, इंस्टॉल भी कर दी है। ये इसको वैसे ये सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं निकाल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कर दिया वह मैनुअल। वो मेरे साथ भी यही हो रहा था अजीम भाई कि आपको तो ये नॉलेज है लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। तो यूट्यूब की वीडियो को देख के जब ये लिनक्स इंस्टॉल की और ओरेकल इंस्टॉल किया, इतने सारे एरर्स आ रहे थे। फाइनली पता नहीं 3 महीने में जाके ओरेकल इंस्टॉल हुई थी, तो भी एक एरर्स की भरमार थी लेकिन हो गई थी इंस्टॉल। जी बिल्कुल। जो भी प्री रेक्विजिट्स आ रहा होता है ना, आप उस फाइल में जाके चेक कर लेंगे वो एंट्री मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो इशू कोई नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ये ठीक एरर है। हमें पता है क्यों आ रहा है। मुझे लगता है कि हमारा हम्म ओएस जो है वो 64 बिट है और हमारी डेटाबेस हम्म 32 बिट है, ठीक है। इस वजह से भी वो ओके। मैच नहीं कर रही, कंपेटिबिलिटी वो जो है वो मैच नहीं कर रही, इसलिए ये प्री रेक्विजिट्स जो है ना वो निकलते हाँ, ये नहीं भी है। हो सकता है। हाँ जी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हमने ये देखें इंस्टॉल कर ली है, वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं। जी देन जी हम बिल्कुल इसको, सही है। अच्छा जी, अब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा है। वो कह रहा है कि मुझे 4.9 GB जगह चाहिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। RDBMS सॉफ्टवेयर को हमारे पास स्लैश और एकल में इतनी जगह मौजूद है। हम्म। हमारा था स्लैश और एकल 10 GB साइज था, ठीक है। यूज अभी कितना हुआ है, 4.6 GB, और हमारे पास 4.5 GB अवेलेबल है इसमें जगह, ठीक है। ठीक तो है। ये वाला मेरे पास है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की लोकेशन क्या होगी, ठीक है, ये उसने दे दिया है, ठीक है। एंटरप्राइज एडिशन को हम कर रहे हैं, हमारी बेस ये है, सॉफ्टवेयर लोकेशन ये है, ठीक है। हम्म और ग्रुप हमारा डेटाबेस DBA ग्रुप होगा, इन्वेंटरी लोकेशन, ये जो पैरामीटर्स हम पिछले स्टेप्स में दे के आए हैं ना, वो सारी चीज़ें इसने अब लिस्ट डाउन कर ली हैं। अच्छा जी, ठीक अब है। हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अभी ओरेकल की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अब थोड़े से हैं लाइनक्स के कंसेप्ट्स मैं आपको दे दूं। जी CD करके आओ। आप देखें, मैंने आपको कहा था हर यूजर की अपनी बैच प्रोफाइल है, ठीक है। अभी ये किस ओके। यूजर से हम लॉग्ड हैं, रूट यूजर से। उसके अंदर हमने कोई एंट्रीज नहीं की थी, ठीक है। अगर हम हम्म रूट यूजर से करेंगे ना, CD $ oracle_home, हम्म ठीक है, लेकिन वो नहीं गया, वो उसी जगह पे मौजूद है, क्योंकि हमारा हमने वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया हुआ, हमने सेटिंग ही नहीं की हुई कोई भी, ठीक है। तो ये बैच प्रोफाइल का आपने खास ध्यान रखना है, बैच प्रोफाइल हमारी सेट होनी चाहिए। एक तो बैच प्रोफाइल सेट करने का मकसद ही ये होता है कि हमारे पास जो है वो शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल हों, मतलब CD जी और एकल ऐप और एकल ना हमें करना पड़े, हम CD सिंपली वो वेरिएबल को कॉल करें, हम वहां पे पहुंच जाएं, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल। जो है वो सॉफ्टवेयर जिस तरह मैंने सेट किया था, अब ये सॉफ्टवेयर नोन हो गया था, OS नोन था, ठीक है। उसने खुद ही उस इन्वायरमेंट फाइल से इंफॉर्मेशन गेट कर ली और मुझे मैनुअल एंट्रीज इसमें नहीं करनी पड़ी, ठीक नहीं है। करनी पड़ी, ठीक है। ये भी इसका फायदा हो जाता है, हम्म। ठीक है। जिस तरह हम फर्ज करें, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर हम रैक इंस्टॉल करेंगे, तो रैक हम किस हम्म तरह करेंगे, ओरेकल यूजर से डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ग्रिड हम्म यूजर से हम जो है वो रैक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ओके। तो दो अलग-अलग यूजर हम बनाएंगे। अब दोनों अलग-अलग यूजर्स के अलग-अलग, जाहिर बात है, ग्रिड जिस तरह हमने DF-H ओरेकल इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, इस माउंट हम्म पॉइंट में,
तरह हम एक और माउंट पॉइंट बनाएंगे ग्रिड के नाम से, ठीक है, कोई भी नेमिंग कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, रैक के ठीक है। नाम से बना लें। तो उसको हम ग्रिड यूजर बनाएंगे, उसके ग्रुप्स भी बनाएंगे, तो उसको हम ग्रिड को परमिशन देंगे उस डायरेक्टरी के ऊपर, ठीक है। ठीक है। अब होम चेंज हो जाएगा, जाहिर बात है, स्लैश और एकल एक अलहदा पाथ है, स्लैश ग्रिड एक अलहदा पाथ होगा। तो हर यूजर की अपनी बैश बिल्कुल। प्रोफाइल होगी, उसके अपने वेरिएबल्स होंगे, उसकी अपनी इन्वायरमेंट सेट होंगी। इनको ठीक सेट है। करने का ना भी करें तो हमारा काम चल सकता है, ठीक है। हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आवाज कम हो गई अजीम भाई। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा अभी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये वेरिएबल्स को हम कमेंट कर देंगे ना, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर हम इनको एप्लीकेबल ही रहने देंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हमारे पास ठीक है। यूटिलिटीज़ वगैरह अभी वो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, एसक्यूएल प्लस की, डीबीसीए की, आरमैन की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ये सारी बेसिकली जो है ना वो बाइनरीज इंस्टॉल कर रहा है। अगर हम जो है वो, मैं आपको मैनुअली जाके दिखाता हूँ, अभी हम कहाँ पे मौजूद है, बाइनरीज कहाँ पे वो रखता है इसकी, ओरेकल होम के अंदर। अब हमने चेक ओके। करना है हमारा ओरेकल होम कौन सा है, हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, हम अपनी बैच प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने एंट्री की भी है। अब हमारा ओरेकल होम कहाँ पे है, ओरेकल एफ, ओरेकल के अंदर प्रोडक्ट, उसके अंदर 1120, देन डीवी होम अंडरस्कोर 1। तो हम अभी उधर ठीक ही है। मौजूद हैं, ठीक है, LS-LTRH। ये देखें, ये अब पहले ये खाली था, अब ये काम सारा कौन कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर कर रहा है, यहाँ पे बाइनरीज को जो है ना वो इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, ये ठीक है। एक एरर आ गया। प्रोडक्शन में ये चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। अजीम भाई आवाज नहीं आ रही है। हम इस एरर को स्किप करके जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसीड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है वो, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें कर रहे हो तो आपको आइडिया हो कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आप सिंपली एरर को गूगल करेंगे, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी होती हैं चीज़ें, उनको ये एरर मौजूद, मतलब हाँ, हम जैसे कई लोग हैं जिनको ये एरर आया होगा। MTLD फ्लैग्स, एंटी क्रोन टैब, वही इशू है। ये है, पता क्यों हम्म। नहीं होते, हमारा ओएस जो है वो 64 बिट है और हमारी डेटाबेस 32 बिट है। मतलब अगर हम जिस जिस हम्म। बिट का हमारे पास ओएस होना चाहिए, उस बिट की हमारे पास डेटाबेस मौजूद होनी चाहिए। प्रोडक्शन के अंदर ये इन्वायरमेंट होता है। ये तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक हम है। इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, और इसमें फ्यूचर में ओरेकल कह देता है कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपने तो इंस्टॉलेशन ही गलत की है। अच्छा। मैं बस इसका कोई solution ढूंढता हूँ।
अजीम भाई मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल नहीं रहा। अभी हम ओह अच्छा सॉरी। ओके। मैं बेसिकली वो जो एरर है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो रेमेडीज जो हैं वो मैंने कहाँ से निकाली है इसकी मैं आपके साथ वो भी लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, एक नया एरर आ गया जी, एरर इन्वोकिंग टारगेट। अच्छा जी, इंस्टॉल टारगेट। नवीद भाई, ये हमें मसला करेगा। आपका इंटरनेट जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनलिमिटेड है ना? हेलो। जी जी। जी अजीम भाई बिल्कुल अनलिमिटेड है।
ठीक है, हम जो है वो करेक्ट वर्जन जो है जी वो। अजीम भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये आपका बना हुआ है ऑलरेडी? बना हुआ तो है शायद, लेकिन ऑलरेडी पासवर्ड सेव हुआ हुआ है, इसको अगर साइन इन करें। ओरेकल फोर्ट की एक्सेस नहीं होगी इसके पास, मैं अपना वाला लगाता हूँ। नहीं, ये आपका जो है ना अप्रूव्ड नहीं है। ये देखें हमारे पास ना नवीद भाई, हमारा डीबी का सॉफ्टवेयर जब जी। हम इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ओएस का वर्जन जो है ना वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इशू क्रिएट अच्छा, कर रहा है इस वजह से। तो हमें करना क्या होगा, हमें अगर 64 बिट का हमारा ओएस है तो 64 बिट का ही जो है हमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर जो है वो करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना कर पड़ेगा। लेते हैं विद एरर्स तो उससे क्या फर्क पड़ेगा?
ये हमें प्रोसीड नहीं करने दे रहा। अच्छा लीव डेवल। नवीद भाई, नवीद भाई, जी जी नवीद भाई, मेरे ख्याल में ना मैं आपके जी लैपटॉप अजीम पे भाई। डाउनलोडिंग पे मैं आपके लैपटॉप पे ना डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ करेक्ट मीडियाज। ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं कल। ठीक है, हम ठीक है। क्या करेंगे, तो ये साथ साथ मैं ये सारी चीजें परफॉर्म कर लूंगा, जी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर हमारे पास जी होगा मौजूद। हम उसी को जो है वो अनजिप करके तो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के साथ जाएंगे। और कल जो है हम हाँ डेटाबेस सही का है, वो भी ठीक है। आर्किटेक्चर जो है वो कवर कर ठीक है। लेंगे, क्योंकि ये हमें मस्त नहीं करता रहेगा, ये हमारा टाइम वेस्ट ही है। हाँ हाँ सही, ठीक है। ठीक है ना, तो उससे हमें इंशाल्लाह जो है वो इशू नहीं है, क्योंकि ये इसकी ओरेकल सपोर्ट पे वो कह जी रहा है कि ठीक है। यार ये आपका जो है ना वो कंपेटेबल नहीं है, ओएस किसी और वर्जन का है और वो किसी और वर्जन का है। मैं इसको चेक कर लूं, जो हमने ओएस किया है सही है, ठीक है। यूने माइनस ए। ओएस तो हमारा 64 बिट ही है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो 32 बिट आ रहा है, हम्म। डीबी का सॉफ्टवेयर। तो मैं रात इसको लगा देता हूँ डाउनलोडिंग हाँ पे। फिर वो यही कंपैटिबिलिटी का मसला हो रहा है। हाँ जी, ये मैं आपके भी अकाउंट्स बनवा दूंगा। ये बेसिकली आपकी कंपनी का एक पार्टनर नंबर होता है, उसके थ्रू ये आपका अकाउंट अप्रूव होता है और आप जो है ना उनकी जी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये अपने वाला ही लगा देता हूँ, ताकि हम ठीक डाउनलोड है। वगैरह तो कर लें, सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट देखना हो, आर&डी करनी हो तो वो हम कर सकें। जी ठीक है। अच्छा जी, पैचेज एंड अपडेट, लेटेस्ट पैचेज। नवीद भाई, ये माउस ओरेकल डेटाबेस पे लेके आइएगा, ये वाला। अच्छा जी, ये इसके ऑरेकल अंदर डेटाबेस पे ही है। जी वो मेरे पास थोड़ा लेट शो हो सकता है।
107 और ये हमारा आ गया 207। इसको भी लगा देते हैं। ठीक है नवीद भाई, फिर कल से इसको कंटिन्यू कर लेते जी। तो इसमें से कितनी फाइलें हैं। आज की सारी सेशन डाउनलोड करनी है अजीम भाई? बेसिकली 1 ऑफ 7 और 2 ऑफ 7 जो है हमारे पास ओरेकल डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। 3 ऑफ 7 हमारे पास होता जी है ग्रिड का सॉफ्टवेयर, रैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लाइंट होता है, और ठीक ये है। बाकी अदर अदर फीचर्स अगर आप लेना चाह रहे हो तो वो, लेकिन हमारा अभी काम होगा करंटली 1 2 3 के साथ। तो वो मैंने डाउनलोड पे ठीक है लगा दी हैं, बस आपने जो है वो इसको डाउनलोड ऐसे ही होते रहने देना है। जी। तो हाँ, नेट की स्पीड तो सही जल्दी हो जाएगा, डाउनलोड मसला नहीं है। ठीक है, बस आप इसकी खाली मुझे आप जो है ना वो रिकॉर्डिंग का जो है वो आज की रिकॉर्डिंग का मुझे आप लिंक काइंडली बस सेंड कर दें। ठीक है, आज के सेशन में जो है वो नवीद भाई हमने जो है वो डेटाबेस का इंस्टेंस के बारे में देखा, डेटाबेस के बारे में देखा, उसके पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, फाइलें क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। और जी बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की, ओवरव्यू दी है, ठीक है। कल से प्रॉपर जो है वो विद डायग्राम जो है वो बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको इसका टोटल आर्किटेक्चर समझाऊंगा, और पैरेलल में हम ये इंस्टॉलेशन इसकी करते रहेंगे। जी चलो, ठीक है अजीम भाई, चलो। ठीक है जी। चलो ठीक है जी अजीम भाई, थैंक यू। तो एक ओके, सेकंड अल्लाह जी, हाफिज। बस ये मैं नवीद भाई 1 सेकंड, जी जी जी। 1 सेकंड, ये डाउनलोडिंग पे मैं जरा इसको सही तरह से कैंसिल कर दिया आपने? हाँ जी, 2 ऑफ 7 जो था ना वो सही नहीं चला था। चले ठीक हो गया नवीद भाई, फिर होती मुलाकात कल जी बातचीत ठीक है होगी अजीम इंशाल्लाह। भाई।